हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10 से लिया गया है। और इस चैप्टर में हम लोग इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं, और जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं या आगामी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्या है और नवीकरणीय ऊर्जा क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ऊर्जा किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वो काम आपका खाना बनाना हो, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हो, या यातायात के लिए हो, कहीं सामानों को लाने के लिए, या मशीनों को चलाने के लिए, कृषि के उपयोग में, इन सभी कामों में आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती ही होती है। अब बात आती है कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो ऊर्जा के कई स्रोत हैं, हम लोग इसको नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में बांट करके पढ़ने वाले हैं। बात आती है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल, एक रूप में से दूसरे रूप में ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि आपने एक निपो बैटरी देखा होगा ना, शुष्क सेल देखा होगा, उसमें रासायनिक ऊर्जा स्टोर होती है, ठीक है ना, संचित होती है। उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है ना, और विद्युत ऊर्जा से बल्ब जोड़ के प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, या मोटर जोड़ करके यांत्रिक ऊर्जा में उसको परिवर्तित करते हैं। अब ऊर्जा के जो स्रोत हैं, ये आपको यदि सुविधाजनक प्राप्त होते हैं, सुविधाजनक मिलते हैं, तो उत्तम ऊर्जा स्रोत कहे जाते हैं या उत्तम ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़े डिटेल से समझने वाले हैं। ऊर्जा के उत्तम स्रोत लक्षण कौन कौन से हैं। तो ऊर्जा के स्रोत लक्षण तो वही होंगे ना, जो कि कम जगह छेके, उसको रख रखाव करने में दिक्कत नहीं हो। दूसरा, वो सरलता से उपलब्ध हो जाने चाहिए, ठीक है ना, उसको मतलब पाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना पड़े, या लाने ले जाने में दिक्कत नहीं हो, उसको प्रयोग करने में आसान हो ना, पर्यावरण को प्रदूषित न करे। इतनी चीज़ यदि हैं तो उसको हम उत्तम ऊर्जा के स्रोत कहेंगे। जैसे कि आप पोटेशियम को ले लीजिए। पोटेशियम क्या है, उससे ऊर्जा तो ज़्यादा निकलती है, लेकिन उसके रख रखाव में दिक्कत है, वो बहुत कम ताप पर जलने लगता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ ध्यान में रखनी होंगी कि ऊर्जा के उच्चतम स्रोत के बारे में पूछा जाएगा तो आप इन बातों को जरूर लिखिएगा, ठीक है, कि उसको लाने ले जाने में, रख रखाव में प्रदूषण न करे ना, कम जगह छेके, ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी। उच्च ऊर्जा कैलोरी मान होनी चाहिए, ठीक है ना, उससे ऊष्मा ज़्यादा निकले, ऊर्जा ज़्यादा निकले। ईंधन किसे कहते हैं। अब देखिए, ईंधन जो वस्तुएं जल करके हमें ऊष्मा देती हैं या प्रकाश देती हैं, वे सारी वस्तुएं ईंधन कहलाती हैं। स्पष्ट है कि वैसी वस्तुएं, वैसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा और ऊर्जा देती हैं, ईंधन कहलाती हैं। ईंधन के अच्छे गुण के बारे में भी पूछा जाएगा कि अब देखिए, ईंधन, लकड़ी भी एक ईंधन है और चारकोल भी एक ईंधन है। तो लकड़ी को जलाने पर क्या होगा, धुआं ज़्यादा निकलेगा, चारकोल के जलाने पर धुआं कम निकलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें बोल रहा है कि अब इसके अच्छे गुण के बारे में पूछा जा रहा है कि कम लकड़ी जलाएं, आपको ज़्यादा ईंधन निकले। आप तो यही चाहिएगा ना कि उसका कैलोरी माप ज़्यादा हो, ठीक है ना, उससे धुआं कम निकले, धुआं कम निकलना चाहिए, ठीक है ना। उस मध्यम ज्वलन ताप हो। ऐसा नहीं है कि पोटेशियम ले लिए अब पहले ही जलने लगे, ठीक है ना। और दूसरा कि उसको जलाने के लिए उसको ज़्यादा गर्म करना पड़े, वो जल्दी जले नहीं, तो भी दिक्कत है ना। सस्ता व आसानी से उपलब्ध हो जाए, महंगा ना हो, आसानी से जलने में भी दिक्कत नहीं हो, भंडारण में भी सहूलियत हो, आप तो यही चाहिएगा ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब यहाँ पर ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के दो स्रोत हम लोग पढ़ेंगे बांट करके। एक तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और दूसरा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जिनको हमारे पूर्वज कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से, ठीक है ना, इसका उपयोग करते आ रहे हैं। और गैर पारंपरिक या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जो आधुनिक ऊर्जा स्रोत है, जिसको हम अभी इसको कुछ ही वर्ष हुए होंगे इसका उपयोग करना शुरू किए हुए हैं। तो जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं उनके बारे में डिटेल्स रूप से हम लोग समझने वाले हैं कि वैसे ऊर्जा स्रोत जो जनसाधारण वर्षों से प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, उसे हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन, बायोमास। तो जीवाश्म ईंधन में आपका क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये पूछा जाता है। इसमें आपका आता है कोयला, पेट्रोलियम,
ये सभी जीवाश्म ईंधन है। अब जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से ही आपका निकलता है डीजल, पेट्रोल, चारकोल, कोलतार, ठीक है ना, चारकोल नहीं निकलता है, सॉरी, पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, ठीक है ना, और उसके बाद से कोलतार भी इसमें से निकलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एलपीजी गैस जो निकलता है ना, इसमें से ही निकलता है। तो ये सारे पेट्रोलियम के से बनने वाले ईंधन है, ठीक है। तो यहाँ पर पेट्रोलियम क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है। पूछा जाता है इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब हमारे पास जो ये जीवाश्म ईंधन है ये सिंचित मात्रा में है, ठीक है ना। ये हमेशा, क्योंकि जो पेट्रोलियम है इसको बनने में हजारों वर्ष लगते हैं। ये बनता कैसे है, इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो समुद्र है ना, समुद्र, ठीक है ना, समुद्र है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं या जीव होते हैं। जब वे मरते हैं तो उनके शरीर के अवशेष नीचे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है ना, नीचे जाके तली में बैठ जाते हैं। अब बैठते बैठते इनकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा होती है और पानी ज़्यादा होने से यहाँ प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण से क्या होते हैं, ये तरल अवस्था में बन जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं, और इनको हम पाइप के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं ये पेट्रोलियम के रूप में, और उसको रिफाइन करके यहाँ से इन सबको हम अलग करते हैं, ठीक है। आपको तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो पेट्रोलियम है ये सीमित मात्रा में है, ठीक है ना, और इसका उपयोग हम लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोयला को देखें, कोयला पूरे विश्व का भारत में 6% स्टोर है। जितना कोयला पूरे विश्व में है उसका 6% कोयला का भाग भारत में है। लेकिन यदि जिस रेशियो से, जिस हिसाब से हम उसको खर्चा कर रहे हैं, यदि इसको हम उसी तरह से खर्चा करते रहें तो 2250 वर्षों के बाद ये कोयला आपका खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तो समस्या हो जाएगी ना। लेकिन इससे बचने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को पर हम लोग अब ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, जिसको पुनः, जो कभी खत्म ना हो, आप इसे समझिए, ठीक है ना। गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो खत्म हो जाए, जैसे कि आपको पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर उत्पन्न प्रदूषण या हानि। अब देखिए, जीवाश्म ईंधन जितने भी जलते हैं ना उससे प्रदूषण होते हैं। जैसे लकड़ी को जलाइएगा तो उससे क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है ना, कार्बन भी निकलेगा, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से प्रदूषण नहीं होता, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो गैस निकलते हैं इससे अम्ल वर्षा होती है। ये क्या होता है कि अम्ल वर्षा जब होगी तो यह मृदा संसाधनों को प्रभावित करता है। यह जो वायुमंडल में जाके मिक्स हो जाता है और मिल जाता है, जब बारिश होती है तो वो क्या होता है कि उसका पीएच मान क्या कर देता है, कम कर देता है, और जिससे अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हानिकारक तो नहीं है, जहरीला तो नहीं है, लेकिन ये हानिकारक है। हानिकारक कैसे है कि क्योंकि हमारे पूरे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है, इसमें इसके तापमान में ये वृद्धि कर रहा है, औसत तापमान में वृद्धि कर रहा है, ठीक है ना, औसत तापमान में वृद्धि कर रहा है, जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ना पहले की अपेक्षा बढ़ रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये भी हमारे लिए हानिकारक है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने का उपाय। जीवाश्म ईंधन जो जलाते हैं ना, इसके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। किस तरह से, यह जो दहन प्रक्रिया है, जो धुआं निकलते हैं उसको हम कम कर सकते हैं जीवाश्म ईंधन को। किस तरह से, ठीक है ना, जीवाश्म ईंधन से हम इसके प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, इसके प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ताप विद्युत संयंत्र क्या है। अब यहाँ पर जो तापीय ऊर्जा है ना, तापीय ऊर्जा, घरों में ताप विद्युत उत्पन्न किया जाता है जीवाश्म ईंधन को जला करके। क्या किया जाता है, जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे और उससे जो ऊर्जा निकलेगी इससे हम विद्युत बनाने का कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, ताप विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कोयला और पेट्रोलियम है ये एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में परेशानियाँ होती हैं, दिक्कत होती है, लेकिन इसको हम विद्युत बना दें, ठीक है ना, तो विद्युत का संचरण एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में
सहूलियत होती है, आसानी होती है। जल विद्युत संयंत्र क्या है? जल विद्युत संयंत्र यहाँ पर जल से विद्युत बनाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? जल विद्युत कहते हैं। तो जल विद्युत कैसे बनाया जाता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से गिरते हुए जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर। देखिए अब यहाँ पर पूछा है जो जल गिर रहा है, ऊपर क्या है? ऊपर अब जैसे कि जल यहाँ पर है, ये आपका माउंटेन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर पानी रख दिए हुए हैं, तो ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये इसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई, ठीक है ना। जब यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगी ये नीचे की तरफ ही आएगी, क्योंकि इसमें स्थितिज ऊर्जा है। अब स्थितिज ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ ही आ रही है, तो हमने क्या किया? यहाँ पर एक टरबाइन लगा दिया, ठीक है ना। और टरबाइन लगा ले, जैसे पानी नीचे आएगी ये तो नाचेगा ना, इस तरह से रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा तो हम यहाँ से इसको बिजली उत्पन्न कर लेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा से क्या किए? स्थितिज ऊर्जा से हम इसको विद्युत ऊर्जा में बदल लिए। अब यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र को हम लोग बांध बना करके इसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भारत में जो ऊर्जा की जो मांग है, इसकी मांग केवल 25%, पूरे मांग का 25% जल विद्युत संयंत्र से पूरा कर लिया जाता है। यानी कि पूरे ऊर्जा का 1/4 भाग, कितना? 1/4 भाग जल विद्युत से पूरा कर लिया जाता है, ठीक है। अब ये जो जल विद्युत है इससे फायदे क्या हैं? इससे तो फायदे ये हैं कि प्रदूषण नहीं होता है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, खत्म होने वाला नहीं है, बांध बना करके बाढ़ों को रोक लिया जा सकता है। दूसरा है जो बांध बनाते हैं इससे हानियां भी है, ठीक है ना। कहीं कहीं बारिश ज़्यादा होती है, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया? बांध बना दिया, पानी का बहाव इधर से इधर था बारिश का पानी का, तो अब यहाँ बांध बने होने के कारण से पानी इधर से इधर नहीं आ पा रही है, ठीक है ना। तो इसके किनारे पर क्या होने लगे? पानी यहाँ इकट्ठा होने लगे बारिश होने के बाद। तो यहाँ पर अब, ठीक है ना, लोगों को रहने में परेशानियां होने लगी, जिससे लोग क्या हो रहे हैं? वहाँ की पारिस्थितिक तंत्र भी खराब हो सकती है, या दूसरा कहें तो यहाँ के लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पुनर्वास भी करने लगे हैं, ठीक है ना, शुरू में। तो ये जो मैंने आपको जल विद्युत बनाने के बारे में बताया था ना, तो वो देखिए यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर बांध बना दिया गया, और ये जो जल है ना, यहाँ पर ये जो जल है इसको यहाँ पर इकट्ठा करके रखा गया है, और इसके बगल में यहाँ पर ये मतलब पानी खोलने का रास्ता बनाया गया है। और ऊपर देखिए यहाँ पर एक ये जनित्र मतलब टरबाइन लगाया गया है। टरबाइन में नीचे यहाँ पर पंखी है, जिससे पानी नीचे जाती है, पंखी घूमता है और यहाँ से बिजली उत्पन्न होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में यहाँ पर बायोगैस में क्या किया जाता है? लंबे समय तक ये ईंधन का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें लकड़ी, गोबर गैस, सूखे पत्ते को काट करके हम क्या करते हैं? एक टैंक होता है, टैंक में जमा कर देते हैं और इसमें कुछ पानी डाल देते हैं, जिस कारण से ये सड़ता है और इसमें से मीथेन गैस निकलती है। तो उसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में या लाइट जलाने में भी कर सकते हैं, ठीक है। लकड़ी की जैव मात्रा लंबे रूप तक प्रयोग किया जा सकता है। जलने पर इससे धुआं नहीं निकलता है, ऊष्मा अधिक मिलता है। कारण यह है कि लकड़ी में क्या होती है? लकड़ी में यहाँ पर जल की मात्रा होती है, और जो चारकोल होता है, चारकोल में जल की मात्रा नहीं होती है, जिस कारण से ये बिना ज्वाला के जलता है और इसमें से धुआं कम निकलता है, ठीक है ना। ऊष्मा जो उसकी होती है ना, उत्पन्न करने की क्षमता पहले से बढ़ जाती है, ठीक है ना। गोबर के उपले, जो गोबर से को सुखा करके जो उससे ईंधन बनाते हैं ना, इसको गोबर का उपला कहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इससे क्या होता है कि इससे धुआं ज़्यादा निकलता है, यह पूरी तरह से नहीं जल पाता है, राख भी इसमें बच जाता है। परंतु गोबर गैस संयंत्र से इसमें यह राख नहीं बचता है, और जो गोबर का गैस का जो टैंक होता है उसमें जो बच जाता है ना अपशिष्ट पदार्थ, इससे खाद काफ़ी अच्छे बनते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और पोटेशियम, फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर गोबर गैस के बारे में हम लोगों ने देखा कि इसमें
कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फाइड जैसे गैस उत्पन्न होती है। ये गैस इसमें उत्पन्न होते हैं, देखिए यहाँ पर अपघटन होता है और ये गैस इसमें उत्पन्न होते हैं, जिससे क्या होता है कि इसका उपयोग हम लोग जिस पाइप के द्वारा करते हैं उसके द्वारा इसको बाहर निकाला जा सकता है। इसका पिक्चर यहाँ पर दिया गया है, ये टैंक है और टैंक में हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो गोबर वगैरह होता है ना उसको डाल देते हैं। डालने के बाद ये क्या होता है कि गैस बन के इसमें बाहर निकलता है। उर्वरक निकालने के भी यहाँ पर एक व्यवस्था होती है टैंक से। बायोगैस का लाभ इसमें पूछा रहा है कि इसमें 70% मीथेन गैस होता है। कौन सा गैस पूछा जाएगा कि बायोगैस में मीथेन की गैस की कितनी प्रतिशत भूमिका होती है। तो बायोगैस में मीथेन 75% होता है, 75%। ठीक है ना। गैस जलता है तो उसमें से धुआं नहीं निकलता है, इसमें राख भी नहीं बचता है, इसकी तपन क्षमता अधिक होती है। यह प्रकाश ऊर्जा में भी उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस ज़्यादा होता है। कौन कौन सा? इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस ज़्यादा होता है, जो इससे खाद निकलता है। ठीक है, जो खाद के रूप में काम में आता है। अवशिष्ट पदार्थ का निपटारा सुरक्षित उपाय यहाँ पर किया गया है। पवन ऊर्जा भी आपको यहाँ पर जो इसका उपयोग वायु से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? वायु से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या किया गया है कि जहाँ पर जैसे कि समुद्री ये क्षेत्र है, मानते हैं ये समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पर जब धूप निकलता है काफ़ी तेज तो ये जल का समुद्र का पानी उतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाता है जितना जल्दी ये यहाँ पर रेतीले जो क्षेत्र होते हैं ये गर्म होते हैं। गर्म होने के बाद यहाँ जलवाष्प बन के जो जल की बूंदें होती हैं ऊपर चली जाती हैं, ये एरिया खाली हो जाता है, तो इधर से हवाएं चलने लगती हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पंखी लगा देते हैं, एक पोल के द्वारा बड़े बड़े पंखे लगा देते हैं, जिससे ये क्या होता है जब हवाएं चलती है तो यह नाचता है और इससे बिजली उत्पन्न होता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जान लेंगे कि जो पवन चक्की है इसको चलने के लिए 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होनी चाहिए हवा की। और पवन ऊर्जा के यह पर्यावरण प्रदूषण इससे नहीं होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का ये स्रोत है जिसको पुनः मतलब ये खत्म होने वाला नहीं है। दूसरा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्च नहीं लगाना पड़ता है। एक बार पवन चक्की लगा दिए तो आपको ऊर्जा मिलते रहेगी। ठीक है ना। इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि पवन की गति कितनी होनी चाहिए। इसमें भूमि क्षेत्र ज़्यादा लगता है, शुरू में लागत ज़्यादा लगता है। पवन चक्की के जो ब्लेड्स होते हैं इनका प्रबंधन करते रहना पड़ता है, टूट सकता है ना। डेनमार्क में सबसे ज़्यादा पवन चक्की के द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है। कौन से जगह पूछा जाएगा? सबसे ज़्यादा पवन चक्की के द्वारा विद्युत उत्पन्न होने वाला देश कौन सा है? तो आपको डेनमार्क यहाँ लगाना होगा। भारत का पवन ऊर्जा उत्पन्न करने में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां पूछा जाता है। तमिलनाडु के निकट कन्याकुमारी में विशाखापत्तनम विशालतम पवन ऊर्जा उत्पन्न है। कहाँ है? तमिलनाडु में पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए संयंत्र लगाया गया है, जो कि 380 मेगावाट बिजली उत्पन्न किया जाता है वहाँ से। वैकल्पिक गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अब हम लोग वैकल्पिक गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, क्योंकि जो जैसे कि हम सोचते हैं कि जब क्या होगी ना कि जो परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं जो वो खत्म हो जाए, जैसे कि कोयले खत्म होने वाले हैं ना, जिस मतलब स्पीड से जितनी तेजी से खर्च कर रहे हैं उतनी तेजी से खर्च करें तो 250 वर्षों में कोयले तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यदि ये खत्म हो जा रहे हैं जीवाश्म ईंधन, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करेंगे? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की तरफ बढ़ेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की तरफ बढ़ेंगे, या नए ऊर्जा के स्रोतों की तरफ बढ़ेंगे। तो ये नए ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है ना। सौर ऊर्जा इसमें शामिल है। सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाले ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा? ये सोलर प्लेट के द्वारा, सौर प्लेट के द्वारा। ठीक है ना। यह बोल रहा है कि 1.4 से
किलो जूल, ठीक है ना, ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर एरिया में इतनी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। सौर ऊर्जा की युक्ति, सौर ऊर्जा से कौन कौन से काम होते हैं। सौर कुकर के बारे में सुना होगा ना, सोलर जलक तापक इसका दूसरा नाम है। इसमें क्या किया जाता है, सौर ऊर्जा ये होता है ना, सोलर प्लेट, यहाँ पर एक मिरर लगा करके कुकर यहाँ रख दिया जाता है, जो कि सूरज की किरणें इस पर आके एकत्रित होती हैं, ठीक है ना, और ये गर्म होकर खाना बनता है। तो ये एक संयंत्र है। दूसरा यहाँ पर सौर तापक युक्ति है। इसमें भी क्या किया जाता है, बीच में यहाँ पर एक कांच की प्लेट होती है और बीच में यहाँ पर बर्तन रख दिया गया है काला पृष्ठ करके, और यहाँ पर इससे जो ऊर्जा निकलती है ना, ऊर्जा को क्या किया जाता है, 2-3 घंटे बक्से को बंद, बक्से के अंदर 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस तापमान ये बना कर रखता है, जिससे हम उसका उपयोग करते हैं। इसका लाभ भी वही है कि इसमें प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें जो खाना बनता है उसके पोषक तत्व खत्म नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। हानियाँ भी है, इसमें रात के समय में इसका उपयोग तो होगा नहीं, क्योंकि सनलाइट तो मिलता नहीं है। सूर्य के प्रकाश और यहाँ पर दर्पण का सीधा प्रकाश वहाँ पड़ना चाहिए ताकि वो गर्म हो सके, इसमें थोड़ी सी परेशानियाँ हो सकती है। अब बात आती है सौर सेल की। सौर सेल काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है और इसका उपयोग आपके यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सौर सेल का किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो इसका 1 वोल्ट, आधे वोल्ट से 1 वोल्ट तक और लगभग 0.60 वाट तक बिजली उत्पन्न ये कर सकता है, मतलब एक सोलर प्लेट। जब बहुत अधिक संख्या में सोलर प्लेटों को संयोजित किया जाता है तो यह सौर पैनल कहलाता है। क्या कहलाता है, एक मतलब बहुत ज़्यादा सोलर प्लेट को एक साथ उपयोग करें तो इसको हम सौर पैनल कहते हैं। अब जो सोलर सेल है, इससे लाभ और इसके हानियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सोलर सेल से लाभ और हानियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले लाभ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि लाभ इससे क्या क्या है। तो लाभ तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत नहीं होती है, रख रखाव में दिक्कत नहीं है, बिना फोकस युक्ति के ये काफ़ी आसानी से इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसको दूर स्थान पर भी रख सकते हैं, वहाँ से वो जो विद्युत ऊर्जा है आपके पास आसानी से चली आएगी, ठीक है ना। यह पर्यावरण का हितैषी है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, इससे हानियों के बारे में यदि हम लोग देखें तो इसमें एक प्रयोग होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन की उपलब्धता काफ़ी कम है, जिससे यह काफ़ी महंगा हो गया है और यह उत्पादन की प्रक्रिया क्या है, उस कारण से महंगी हो गई है। दूसरा है सौर सेलों का परस्पर संयोजित करने हेतु सिल्वर का अत्यंत महंगा होना। अब जितना सौर सेल लगाइएगा उसमें सिल्वर तो उतना ज़्यादा लगेगा ही, तो यह महंगा हो गया है। सौर सेल का उपयोग, अब सौर सेल का उपयोग बहुत जगह हो रहा है, जैसे कि आपका जो सौर सेल है ना, जो उपग्रह हैं वहाँ पर भी उपयोग किया जा रहे हैं, जो टीवी जो रिले केंद्र है वहाँ पर भी सौर पैनल का उपयोग किया जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। आजकल जो खिलौने आ रहे हैं उसमें भी सौर सेल का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि इसको चार्ज करने के लिए और मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं हो और इसमें धूप में रख के भी थोड़ा सा चार्ज कर सके, ठीक है ना। और यह जो उपग्रह है वहाँ पर तो अब चार्ज करने के लिए, एनर्जी देने के लिए दूसरा कोई माध्यम तो होता नहीं है, तो यहाँ पर सौर सेल काफ़ी उपयोगी है, ठीक है। अब हम लोग समुद्री ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि समुद्रों से भी हमें ऊर्जा मिल सकती है, ठीक है ना। एक तो ज्वारीय ऊर्जा मिलती है, तरंग ऊर्जा मिलता है और महासागरीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा भी मिलती है। तो ज्वारीय ऊर्जा क्या है, ज्वार भट्टे दिन भर में 24 घंटे में एक बार आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पानी का जल स्तर है, ठीक है ना, 24 घंटे में ये ऊपर इतना यदि आता है, ठीक है ना, तो फिर सुबह में इतना आया तो रात के समय में ये पूरा खत्म हो जाएगा। फिर कल सुबह में आप देखिएगा तो इतना पानी यहाँ तक आ गया रहेगा, तो इसको हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। अगले चैप्टर में, भूगोल के चैप्टर में, हम लोग इसको ज्वार भाटा के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे कि किस तरह से क्यों ये ज्वार भाटा आता है, ठीक है ना। तो इसका जब पानी, जब यहाँ जल स्तर ऊपर चला जाता है और रात में जब जल स्तर यहाँ से नीचे चला जाता है, तो हम लोग इस पानी का जो जल से जो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर के रूप में ये स्टोर हुआ है, यहाँ से इसको खोल करके और टरबाइन लगा करके यहाँ से फिर से हम लोग इसको ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरंग ऊर्जा है, जो तरंगे ये चलती रहती है ना, तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। किसके द्वारा,
तरंग से हम लोग टरबाइन लगा करके इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा है ताप महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा में क्या होता है कि महासागर का जो ऊपरी सतह होता है और जो नीचे का सतह होता है ना, इन दोनों के ताप में अंतर होता है, यहाँ के और यहाँ के ताप में अंतर होता है। तो हम लोग इसका उपयोग करके इसमें टरबाइन घुमा करके भी इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जा करके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से फिर से इसको एक बार रिवीजन करके देख लीजिएगा। ठीक है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, और आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम अगले वीडियो में इसको और अच्छा करने का प्रयास कर सकें। तो इससे हानियाँ भी है, बांध निर्मित किए जा सकने वाले स्थान सीमित है, सभी जगह तो नहीं कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा में ये समस्या है। और तापीय ऊर्जा जो एक ये तरंग वाले जो ऊर्जा, क्या नाम था इनका, हाँ, तरंग ऊर्जा। तो तरंग ऊर्जा जो है ना, इसके व्यवहारिक उपयोग संभव नहीं है, ये अत्यंत प्रबल हो रहे हैं। ठीक है ना, यह जो है ना, इसका ऊर्जा तो निकलती है लेकिन इसका व्यवहारिक ऊर्जा उतना उपयोग नहीं है। ठीक है, उत्पन्न किया जा सकता है लेकिन ये बात तो है। ठीक है, और तीसरा है महासागरीय तापीय ऊर्जा का दक्षतापूर्ण व्यवहारिक दोहन अत्यंत कठिन है। यह ऊर्जा काफी कठिन है, इसका उपयोग उतना अभी नहीं किया जा सकता।